नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा खुद को एक लीड इंजीनियर की जगह रखकर सोचिए। कोलकाता का ये विशाल स्टील का ढांचा, जिसे आज हम सब हावड़ा ब्रिज कहते हैं, इसको बनाना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद मुश्किल, डरावना और सच कहूं तो उस वक्त एक नामुमकिन सा लगने वाला प्रोजेक्ट था। ये सिर्फ ईंट, पत्थर या लोहे की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी जिद और अटूट हौसले की। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? होगली नदी। ये नदी बेहद गहरी, अस्थिर और सच में किसी को माफ ना करने वाली थी। इसका बहाव इतना तेज था कि इसको काबू करना लगभग नामुमकिन लगता था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि नदी के आर पार एक स्थायी यानी परमानेंट रास्ते की उस वक्त बेहद सख्त जरूरत थी। सामने खड़े इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना विशाल था ना कि आम इंसान तो कल्पना करके ही डर जाए। अब सिचुएशन समझिए। एक तरफ था कोलकाता, जो एक बड़ा कमर्शियल सेंटर था, और दूसरी तरफ हावड़ा, जो एक बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल और रेलवे हब था। इन दोनों के बीच एक भयानक ट्रैफिक बॉटलनेक बन चुका था। 1874 में बना पुराना फ्लोटिंग पॉन्टून ब्रिज अब इस बढ़ते शहर का बोझ बिल्कुल नहीं उठा पा रहा था। तूफान आते ही ये डुलने लगता था, और जब भी नदी से कोई जहाज गुजरना होता तो इस ब्रिज को बीच से खोलना पड़ता था, जिससे और भी लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता। इसलिए एक ऐसे विशाल, स्थायी, जायंट कैंटिलीवर डिजाइन की जरूरत आकर खड़ी हुई, जो इतना बड़ा हो कि ट्रैफिक हमेशा बिना रुके स्मूथ चलता रहे। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पूरा प्रोजेक्ट भारत की अपनी इंडस्ट्रियल ताकत का एक जीता जागता सबूत बन गया। इस विशाल ढांचे को बनाने के लिए ज्यादातर स्ट्रक्चरल स्टील भारत की ही प्राइड यानी टाटा स्टील से लाया गया था। उस जमाने में भारतीय उद्योग के लिए ये कितनी बड़ी छलांग थी। ये सिर्फ एक ब्रिज का निर्माण नहीं था, बल्कि हमारी स्वदेशी ताकत और उद्योग की एक बहुत बड़ी जीत थी, जिस पर सच में गर्व होता है। 26,500। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस स्टील का वजन है टन्स में, जिसे उस वक्त की इंजीनियरिंग टीम को बेहद सावधानी से नदी के ठीक ऊपर एक एक हिस्सा करके जोड़ना था। उस दौर की तकनीक और मशीनों को अगर हम देखें तो इतने भारी मटेरियल को वहां नदी के बीच हैंडल करना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। फाउंडेशंस इन द डीप। तो चलिए निर्माण के सबसे पहले और सबसे खतरनाक हिस्से पर आते हैं, पानी के नीचे की नींव। साल था 1936। जब काम शुरू हुआ तो सबसे पहली चुनौती आसमान में नहीं थी, बल्कि पानी के गहरे और अस्थिर तल में, गहराई में छिपी थी। जरा सोचिए, नदी के तेज बहाव के बीच विशाल अंडर वाटर केसॉन्स को पानी में उतारना, फिर उन अस्थिर मिट्टी के अंदर गहरी खुदाई करना और उन विशाल हाई प्रेशर चेंबर्स के अंदर घुसकर काम करना। एक लीड इंजीनियर के नजरिए से देखें तो उस अस्थिर मिट्टी और नदी के बहाव को काबू में करना किसी भयानक सपने जैसा ही रहा होगा। और इन भयानक हालात की एक बहुत ही बड़ी और दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ी, जिसे हम केसॉन डिजीज कहते हैं। नदी की इतनी गहराई में जहां प्रेशर बहुत ज्यादा और ऑक्सीजन बेहद कम होती थी, वहां लगातार काम करने की वजह से मजदूरों को यह खतरनाक डीकंप्रेशन सिकनेस हो जाती थी। उन बहादुर मजदूरों के उस साहस और बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिन्होंने पानी की उन अंधेरी गहराइयों में उतरकर इस विशाल ब्रिज की नींव रखी। अब पानी के नीचे से बाहर आकर एक बहुत ही चौंका देने वाला सवाल सामने आता है। आखिर उस वक्त की इंजीनियरिंग टीम ने उन 26,500 टन विशाल स्टील के टुकड़ों को बिना एक भी नट या बोल्ट के कैसे जोड़ा होगा? सोचिए, ये सवाल ही इतना माइंड ब्लोइंग है क्योंकि इसका जवाब इस पूरे ढांचे का सबसे बड़ा और सबसे कमाल का राज खोलता है। तो राज क्या था? जवाब नट्स एंड बोल्ट्स नहीं, बल्कि रिवेटिंग की ताकत था। जी हाँ, स्टील के इन विशाल हिस्सों को बेहद गर्म किए गए रिवेट्स का इस्तेमाल करके आपस में जोड़ा गया। होता क्या था कि लाल गर्म रिवेट को छेद में डालकर दोनों तरफ से जोर से पीटकर सील कर दिया जाता था, और जब वो रिवेट ठंडा होता ना, तो वो इतनी ताकत से सिकुड़ता कि पूरा लोहा मिलकर एक अनब्रेकेबल जाल बन जाता था। ये टेक्निक अपने आप में उस वक्त का एक मास्टरपीस थी। कंस्ट्रक्शन अंडर वॉर टाइम स्काइज। अब काम चल ही रहा था कि अचानक दुनिया की दशा ही बदल गई। युद्ध के बादल छा गए और इस निर्माण को एक नया, बेहद खतरनाक रूप लेना पड़ा। 1936 में जो सफर एक नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ था, 1939 आते आते वो ठीक वर्ल्ड वॉर 2 के तूफान से टकरा गया। इन बेहद मुश्किल हालात, डर और तनाव के बीच काम फिर भी नहीं रुका
और आखिरकार सारी बाधाओं को तोड़ते हुए 1942 में ये विशाल ब्रिज बनकर खड़ा हो गया। उस वक्त का माहौल आप सोच सकते हैं कितना तनावपूर्ण रहा होगा। युद्ध की वजह से स्टील और जरूरी मटेरियल की अचानक भरी कमी हो गई थी। हर तरफ सिक्योरिटी का डर था और सबसे बड़ी बात, कोलकाता एक प्रमुख शहर होने के नाते उस पर जापानीज हमले का खौफ हमेशा मंडराता रहता था। उस विशाल आधे बने हुए ब्रिज को दुश्मन का टारगेट बनने से बचाना और उसे पूरा करना, यह कंस्ट्रक्शन कम और जंग ज्यादा लग रही थी। अ सिटी कनेक्टेड। लेकिन कहते हैं ना, काले बादलों के बाद उजाला जरूर होता है। 1943 में इन तमाम परेशानियों और चुनौतियों को झेलते हुए जब इस ब्रिज को आम जनता के लिए आखिरकार खोला गया तो इसने पूरे शहर की तस्वीर और रफ्तार को ही बदल कर रख दिया। इस ब्रिज का डिजाइन कितना ब्रिलियंट है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि नदी के पानी में एक भी पिलर नहीं है, बिल्कुल जीरो पिलर्स। 705 मीटर लंबा और 82 मीटर ऊंचा ये कैंटिलीवर सस्पेंशन डिजाइन उस वक्त का एक अजूबा था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पानी के बीच कोई रुकावट ही नहीं थी, इसलिए नदी के बड़े से बड़े जहाज ब्रिज के नीचे से बिना किसी परेशानी के इजीली निकल सकते थे। और उसका असर आज और भी ज्यादा फील होता है। 1 लाख, आज के दिन हर रोज 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां और उनके साथ लाखों पैदल चलने वाले इस ब्रिज को पार करते हैं। अब ये ढांचा सिर्फ लोहे का नहीं रहा, ये इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली एक अटूट लाइफलाइन बन चुका है। इसने दूरियां एकदम खत्म कर दी हैं। एन एंड्योरिंग कल्चरल आइकन। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर, जहां इंजीनियरिंग बदलकर एक संस्कृति और फीलिंग का हिस्सा बन जाती है। यह दरअसल सिर्फ एक ट्रैफिक निकालने का जरिया नहीं रहा, धीरे धीरे ये पूरे कोलकाता की आत्मा में ही बस गया। वक्त के साथ इस ब्रिज की विरासत बढ़ती ही चली गई। बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए इसका औपचारिक नाम रविंद्र सेतु रखा गया। ये भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा बन गया, दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बना और पूरी बंगाली आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज कोलकाता को हावड़ा ब्रिज के बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन रुकिए, एक बहुत अनोखी चुनौती ने आज के मॉडर्न इंजीनियरों को भी परेशान कर रखा है, और वो है पान की पीक। जी हां, द स्पैट पान थ्रेट। लोगों के लगातार पान थूकने से ब्रिज के पायों में केमिकल करोजन यानी कि जंग लगने लगा है। इस अजीब से खतरे से निपटने के लिए इंजीनियरिंग टीम्स को लगातार इसकी सफाई, रीपेंटिंग और रिपेयर करनी पड़ती है। सच में मानवीय आदतें किसी नदी के बहाव से कम जिद्दी तो नहीं होती। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ यहां खत्म करते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा ढांचा जो बिना किसी आधुनिक कंप्यूटर, बिना किसी 3D सॉफ्टवेयर और यहां तक कि बिना नट्स और बोल्ट्स के बनाया गया, वो विश्व युद्ध और तूफानों के सामने अकेले सीना ताने खड़ा रहा। कैसे वो एक पूरे शहर की आत्मा बन गया। ये इंजीनियरिंग की महानता और इंसानी लगन का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो शायद आने वाली कई सदियों तक ऐसे ही सबको प्रेरित करता रहेगा।